सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये वीडियो देने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि समय अभाव था। आइए हम लोग पढ़ते हैं बंगाल सूबा, मतलब मुगलों का बंगाल सूबा। अब सवाल यहाँ पर है कि हम बंगाल सूबा को ही क्यों इतना महत्व दे रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यही वो बंगाल सूबा है जिसको पा करके अंग्रेजों ने भारत को पा लिया। मतलब बंगाल सूबा को प्राप्त करके किसने, अंग्रेजों ने या कंपनी ने किसको पा लिया? भारत को पा लिया। और फ्रेंच ने मद्रास से भारत को खोजने की कोशिश किया था, तो वो भारत को नहीं पा सका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? क्योंकि बंगाल मुगलों के जितने भी प्रांत थे उनमें से सर्वाधिक धनी प्रांतों में से एक था। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का विकास कैसे हो रहा है। तो आपको कुछ डेट याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, ये है 1651, 1651। 1651 में भारत के बादशाह कौन है? शाहजहां। और शाहजहां के बेटे कौन है? शाह सुजा। ठीक, और शाह सुजा की स्थिति क्या है? तो आप कह देंगे कि शाह सुजा ये बंगाल के सूबेदार हैं, बंगाल के सूबेदार हैं। ठीक है, तो इसी शाह सुजा ने अपने परिवार की किसी महिला की बीमारी को, जब एक अंग्रेज डॉक्टर हैं, डॉक्टर बाउटन, तो डॉक्टर बाउटन की चिकित्सा से खुश होकर के शाह सुजा ने अंग्रेजों को क्या दे दिया? 3000 रुपए वार्षिक चुकाने पर बंगाल में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। लेकिन आप याद रखिएगा कि मुगल अधिकारी शाह सुजा के इस फरमान को लागू नहीं करते। अब दूसरी डेट आपको याद रखनी होगी, 1698। तो 1698 की ये जो डेट है, आप याद रखेंगे कि इस समय भारत पर किसका शासन चल रहा है? किस मुगल का है? औरंगजेब का। और औरंगजेब के बेटे हैं जनाब अजीम उस्सान। अजीम उस्सान सर हैं, ये सूबेदार हैं बंगाल के। तो अजीम उस्सान ने ही ये बंगाल के देखिए 3 गांव लिखे जा रहे हैं। ठीक, पहला जो गांव है वो क्या है? सूतानती है। दूसरा है गोविंदपुर, और तीसरा है कोलिकाता। ठीक है, इन 3 गांवों को खरीदने की अनुमति दे दिया। किसे? अंग्रेजों को दे दिया। परिणाम क्या हुआ? कंपनी जागीरदार बन गई। ठीक, आपने ये चीज देखा कि कंपनी की हैसियत कहां चेंज कर रही है। अब वह एक व्यापारिक कंपनी से एक जागीरदार में बदल गई है। किसने बदला? अजीम उस्सान ने बदला। कैसे बदला? इन 3 गांवों की जागीरदारी को बेच करके खरीदा। ठीक, फिर आपको एक और चीज हम बताना चाहेंगे, यह डेट आप याद रखिएगा, 1717। तो 1717 में बादशाह कौन है? फारूक शेर है। ठीक है, तो इन्हीं फारूक शेर के दरबार में जॉन सरमन मिशन आया था, जैसा कि हमने अपने पूर्व वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक, जॉन सरमन मिशन। तो जॉन सरमन मिशन को फारूक शेर ने जो फैसिलिटीज दिया था, उसी फैसिलिटीज को ओर्म्स ने क्या कहा था? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा क्या है?
ये एक अधिकार है, विशेष अधिकार है। ठीक, अब ये जो मैग्ना कार्टा मिल रहा है या जॉन सरमन मिशन को जो फैसिलिटीज बादशाह फारूकसियर प्रोवाइड करा रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है, उसका परिणाम क्या है कि 3,000 रुपए अगर वार्षिक वो चुकाते हैं, कौन, अंग्रेज चुकाते हैं, तो इनको क्या मिल जाएगा, पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में फ्री ट्रेड की प्रैक्टिस, मतलब राइट्स मिल रही हैं, मतलब विदाउट हैविंग ड्यूटी, किसी प्रकार की कोई ड्यूटी दिए हुए, ठीक है, इनको इन क्षेत्रों से व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। देखिए, वैसे तो हमने बिहार उड़ीसा लिख दिया है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये बिहार उड़ीसा तो बंगाल के ही हिस्से थे। ठीक, अब आपको एक चीज देखना होगा कि बंगाल में नवाबियत कैसे शुरू होती है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं बंगाल में नवाबियत कैसे शुरू हो रही है। देखिए, सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, एक नाम आप याद रखें, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये मुर्शीद कुली खां कौन है और कैसे इसने नवाबियत को शुरू किया, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें से जो भी क्वेश्चंस उठते हैं उस पर मैं आपको इशारा करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये हमने नाम डाला मुर्शीद कुली खां का। ठीक है, देखिए, जो मुर्शीद कुली खां है, इसका रियल नेम जो है मोहम्मद हादी है, मोहम्मद हादी। एक चीज तो आप ये नोट रखिएगा, और दूसरी तरफ ये भी याद रखिएगा कि मुर्शीद कुली खां यह किस वंश से है। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां यह नासरी डायनेस्टी से है, नासरी वंश को इसने चलाया था। ठीक, और एक चीज आप और याद रखेंगे कि मुर्शीद कुली खां मूलतः यह दक्कन का एक ब्राह्मण था, दक्कन का एक ब्राह्मण था, और इसने जो है इस्लाम को कबूला है, मतलब इस धर्म परिवर्तन करके ये मुर्शीद कुली खां में बदला है। ठीक, तो ये जो मुर्शीद कुली खां है, इसके बारे में आप ये डेटें याद रखिएगा। 1700 की डेट याद रखिएगा, 1704 की डेट याद रखिएगा, 1717 की डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो 1700 की डेट है, ठीक ना, ये क्या है 1700 की डेट। 1700 में बादशाह कौन होगा, औरंगजेब। तो औरंगजेब के फरमान से मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया गया था। ठीक है, तो दीवान का मुख्यालय क्या था, या बंगाल की उसमें राजधानी क्या थी, तो आप कह देंगे ढाका थी, ढाका। ठीक है, क्लियर। और 1700 में ये क्या बना, दीवान बना। लेकिन ये जो डेट देखिए, ये क्या है, ये 1700 में औरंगजेब के बेटे जो हैं अजीम उस्सान सर, अजीम उस्सान, ये क्या है, ये बंगाल के सूबेदार हैं। ठीक है, सूबेदार है, देखा आपने। तो ये जो सूबेदार है और दीवान है, ठीक है, ये कैसे पद है, ये पैरेलल पद तो हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस है यहां, मतलब दो समान पद लेकिन विपरीत कार्य अगर हैं, तो वहां क्या कहा जाता है, अवरोध और संतुलन की नीति या चेक एंड बैलेंस की पॉलिसीज। ठीक, तो पैसा किसके पास आ रहा है, पैसे वसूली का कार्य है मुर्शीद कुली खां का, राजस्व, और अजीम उस्सान का क्या कार्य है, ये सूबेदार है, मतलब शांति व्यवस्था मेंटेन करना इनके इनके दायित्व में है। लेकिन इन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 1704 में मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को या अपने मुख्यालय को कहां कर दिया, मकसूदाबाद कर दिया, मकसूदाबाद कर दिया।
अब आपको यहां एक चीज याद रखनी होगी, यही मकसूदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद में बदलेगा। ठीक, आपने ये भी समझ लिया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 1717 में एक भूल हो रही है। किससे भूल हो रही है? ये बादशाह फारुखसियर से हो रही है। क्या बड़ी भूल कर रहे हैं ये फारुखसियर? एक ही व्यक्ति को, मतलब मुर्शिद कुली खां को, ये क्या सौंप दे रहे हैं मुर्शिद कुली खां को? मुर्शिद कुली खां को एक साथ ही ये दोनों राइट्स दे रहे हैं, मतलब दीवान भी बना दे रहे हैं और सूबेदार भी बना दे रहे हैं। दीवान तो था ही, फिर ये सूबेदार भी बना दिया इन्होंने। और इसी के साथ आप याद रखिएगा, ये बंगाल का अंतिम सूबेदार बनेगा। अब ऐसी स्थितियां ये क्रिएट कर देंगे मुर्शिद कुली खां कि फिर से कोई सूबेदार नियुक्त होने का चांसेस नहीं रह जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो वो है मुर्शिद कुली खां। ठीक, जब आप ये चीजें जान गए तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब ये दीवान भी हो गए और सूबेदार भी हो गए, तो इसी के साथ इन्होंने केंद्र से या केंद्र के नियंत्रण को मानने से मना कर दिया। ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब यह क्या हो रहे हैं, एक स्वतंत्र शासक की भांति ये व्यवहार करने लगे। ठीक है, तो अब यहां से हम देखेंगे मुर्शिद कुली खां का और क्या कार्य है। ठीक है, जब ये 1717 में दीवान भी बन रहे हैं और सूबेदार भी बन रहे हैं, तो इन्होंने पहला काम क्या किया कि केंद्रीय नियंत्रण से अपने को मुक्त कर लिया। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, नियंत्रण से मुक्त तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वह टैक्स देते रहे, जो उनको अकाउंटेबिलिटी थी, राजस्व की अकाउंटेबिलिटी थी, वह देते रहे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दूसरा कार्य क्या किया था, बंगाल में इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया था। इजारेदारी का मतलब क्या हुआ? ठेकेदारी व्यवस्था हो गई, मतलब राजस्व वसूल करने के लिए इन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक, अब इसके बाद आपको एक चीज और याद रखना होगा कि 1727 में इनकी डेथ होती है। ठीक, और जैसे इनकी डेथ होती है तो इनकी चूंकि पुत्र नहीं था, इसलिए इनके दामाद आते हैं। तो दामाद का क्या नाम है? दामाद है ये शुजाउद्दीन। अब शुजाउद्दीन का कार्यकाल क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि 1727 से लेकर के 1739 तक इनका टाइम पीरियड है। शुजाउद्दीन के काल की एक घटना आप याद रखिएगा, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक मैटर को पढ़ना बेकार की बात है। ठीक है, वो क्या है? अलीवर्दी को बिहार का उप दीवान बनाया गया था। क्या बनाया गया? अलीवर्दी को उप दीवान बनाया गया था। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, इसी पद पर रहते हुए, मतलब उप दीवान के पद पर रहते हुए ही अलीवर्दी ने अपना निर्माण कर लिया था। मतलब कैसे? वो नवाब बनने की ओर बढ़ रहा है। ठीक, और कब इसे बनाया गया था? 33 से बनाया गया था, 1733 से बनाया गया था। आइए अब इसके बाद हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं था आपके महत्व के लिए या आपके लिए। ठीक है, अब आप एक और बहुत अच्छा टॉपिक जाएगा, वो देखिए क्या जा रहा है। यहीं से बंगाल का रियल में इतिहास शुरू होगा, और वो क्या है? सरफराज। तो ये सरफराज क्या बन रहे हैं? शुजाउद्दीन के वारिस बन रहे हैं। इनका समय अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कर देंगे कि 1739 से 1740 है। इनकी समस्या क्या है? सरफराज की बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सरफराज की समस्या ये है कि अलीवर्दी ने कोई हिसाब किताब, अलीवर्दी ने जो बिहार का रेवेन्यू है, ठीक है, राजस्व है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया था। तो जैसे ही सरफराज अलवर्दी पर बार बार दबाव डाल रहे हैं कि आप इसको चुकाइए, बिहार के राजस्व को चुकाइए, तो अलवर्दी करता क्या है? षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र मतलब कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? सरफराज को, ठीक है, ये कहाँ बुलाता है? देखिए, राजमहल की पहाड़ियों के पास बुलाता है, और इस राजमहल की पहाड़ियों के पास पहाड़ी, ठीक है, एक स्थान है गिरिया। ठीक है, और इसी गिरिया में ही अलवर्दी ने सरफराज की हत्या कर दी थी। और सरफराज की हत्या करने के बाद
अलवर्दी ही नवाब बन गया था। ठीक है, तो अब आप देखिए अलीवर्दी कौन है, क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि अलीवर्दी किस वंश का शासक था, मतलब किस वंश को इसने चलाया था। तो आप याद रखिएगा कि अलवर्दी अफसरशाही वंश का शासक था ये। ठीक है, कौन सा वंश? अफसरशाही। ठीक है, अली वर्दी। ठीक है, ये इसकी डायनेस्टी क्या है, इसका वंश क्या है? ये अफसरशाही वंश का है। ठीक, इसका समय हम लिख देते हैं, अलवर्दी का समय बता देते हैं आपको, 1740 से। ठीक है, कब तक ले जाएंगे? तो इसका समय जो होगा वो होगा 56 तक। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये अलवर्दी क्या है, इसका क्या नाम है। तो आप याद रखिएगा कि अलवर्दी ये इसका नाम नहीं है, अलवर्दी इसकी टाइटल है, यह उसकी उपाधि है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? मिर्जा मोहम्मद है। इसका जो नाम है ये है मिर्जा मोहम्मद। ठीक है, अब हम इसमें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि अलवर्दी का नाम मिर्जा मोहम्मद है, और सेकंड चीज आप याद रखिएगा कि अलवर्दी बीड़ा का बहुत अच्छा प्लेयर था। ठीक, क्लियर? और इसके साथ एक चीज जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? देखिए, अलवर्दी का आप समय देख रहे हैं 1740 से 1756 है। ठीक, अगर आप इस बीच के समय को देखें तो इस बीच के समय पर प्रथम कर्नाटक वॉर या युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, ये कब लड़ा गया था? 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और सेकंड कर्नाटक वॉर भी, ठीक है, आप देखिए ये 56 लिखा हुआ है, सेकंड कर्नाटक वॉर भी इसी के काल में लड़ा गया था। ठीक है, सेकंड, ये द्वितीय कर देते हैं, द्वितीय कर्नाटक वॉर। ठीक है, ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 48 से कब तक के लिए? 54 के लिए, 1754 के लड़ा गया था। तो आप ये देखिए, ये कर्नाटक युद्ध ये लड़े गए थे। तो अब हो क्या रहा था कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आप याद करिए क्लास को, हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कर्नाटक का वॉर दो लोगों ने लड़ा था ना, एक तो फ्रांस ने लड़ा था और दूसरे किसने लड़ा था? अंग्रेजों ने लड़ा था, मतलब कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, और ये फ्रेंच की कंपनी लड़ रही थी। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या हुआ था, ठीक है, कि ये वॉर हो तो रहा है कर्नाटक में, लेकिन इसका प्रभाव कहां पड़ रहा है? इसका प्रभाव पड़ रहा है बंगाल में। क्या बंगाल में प्रभाव पड़ रहा है? ये जरा देखिए, तब आपको ये मैटर समझ में आएगा कि कहां से क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए कि जब ये वॉर लड़ा जा रहा है कर्नाटक में, ठीक है, तो उस समय दोनों ही कंपनियां, बंगाल के जो इनके मुख्यालय हैं, जो हेड ऑफिस है बंगाल में, उसकी भी ये क्या कर रही है? रैम्पार्टिंग कर रही है, या आप कह सकते हैं कि उसके चारों ओर ये एक रक्षा दीवार बना रहे हैं, ये खाई कर खींच रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि मोटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? मोटिंग का मतलब आपको हम समझा दें, क्या हो गया? जैसे ये है फोर्ट विलियम, मान लीजिए कि ये फोर्ट विलियम है, ठीक, और ये फोर्ट विलियम किसका मुख्यालय हुआ? तो ये फोर्ट विलियम ये अंग्रेजों का मुख्यालय है। ठीक, अंग्रेजी मुख्यालय है ये। ठीक, और एक चीज आप और याद रखिएगा कि जो फ्रांस का मुख्यालय है, जहां से फ्रांस बंगाल को गवर्न करता था, वो है चंद्रनगर, चंद्रनगर है। ठीक, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये किले के चारों ओर खाई खींच रहे हैं। ठीक, और ये भी अपनी खाई खींच रहे हैं। ठीक है, तो जो अलवर्दी के अधिकारी हैं, ठीक है, ये अलवर्दी का ध्यान जब इनकी ओर, अलवर्दी का ध्यान जब इनकी ओर खींचते हैं, क्या खींच रहे हैं कि सर आप देखिए ये क्या हो रहा है,
ये फोर्ट विलियम जो किला है, इसके चारों ओर ये मोटिंग क्या क्यों की जा रही है? क्या ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार करने आ रहे हैं? तो अलवर्दी ने वहां एक बड़ा ही प्री कोटेशन कहा था, ठीक है, कि इन्हें छोड़ दो इनकी हालात पर, क्योंकि ये मधुमक्खी हैं। मधुमक्खी मतलब यूरोपियों की तुलना किससे कर रहा है? मधुमक्खी से कर रहा है, बी से कर रहा है। उसका कहना है कि देखो, अगर तुम इनको सहलाए, अधिकारियों से कह रहा है, कौन कह रहा है? अलवर्दी, कि अगर तुमने इनको सहलाया तो ये क्या देंगे? शहद देंगे, और छेड़ा तो ये काट लेंगे, ठीक है ना? तो ये कोटेशन था इनका। और एक चीज आप याद रखिएगा, इनके ऊपर सदैव मराठों के आक्रमण का भय था, ठीक है। किसके ऊपर? अलवर्दी के ऊपर। तो अलवर्दी ने इस समस्या के समाधान के लिए किया था, ठीक है, रघु जी को, मराठा प्रतिनिधि, ठीक है, रघु जी को इन्होंने सौंप दिया था। क्या सौंप दिया? तो इन्होंने 12 लाख रुपए और क्या सौंप दिया? उड़ीसा का पूरा स्टेट ही मराठों को दे दिया था, ठीक। अब देखिए, यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं रही जो आपके मतलब की चीज है, ठीक है। अब आइए हम इसमें देखते हैं एक और चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है अलवर्दी की डेथ, मृत्यु। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप कह देंगे ड्रॉपसी डिजीज से हुई थी। कौन सी डिजीज हुई थी इसको? ड्रॉपसी से ये मर गया था। कौन? अलवर्दी, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, मरने के बाद इसको दफन कहाँ किया गया? तो आप कह देंगे सर, मुर्शिदाबाद के पास एक स्थान है खुशबाग, और उसी खुशबाग में इन्हें दफन किया गया था, ठीक। आपने ये चीजें देख लिया। अब थोड़ा सा अगर हम अलवर्दी के व्यक्तिगत जीवन को नहीं देखेंगे तो आगे का मैटर लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इनका व्यक्तिगत जीवन भी हम देख लेते हैं कि क्या इनके पर्सनल लाइफ क्या है इनकी। तो देखिए, जो अलवर्दी है, इनके पास कोई पुत्र नहीं है, इनकी 3 बेटियां हैं। अब इन बेटियों से आगे का मैटर कैसे खिंचेगा, ये देखिए। एक बेटी है इनकी घसीटी, जिसका उपनाम है, और इसका रियल जो नेम है घसीटी का, वो है मेहर निशा, मेहर निशा। और दूसरी जो इनकी बेटी है वो है अमीना। और जो तीसरी बेटी है वो कौन है? तो वो है मुनीरा। हमने अमीना को दूसरे स्थान पर दिखा दिया था, हमको अमीना को तीसरे स्थान पर दिखाना चाहिए था, सबसे छोटी बेटी है। और ये है मुनीरा, ठीक। तो अब आप एक चीज देखिए, ये जो घसीटी है, इनकी शादी ढाका में हुई, मुनीरा की शादी ये पुड़िया में हुई, और इनकी जो शादी है यह कहां हो रही है? अमीना की, अमीना की शादी ये दिमाग पे नहीं आ रहा है, आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो घसीटी बेगम है ये निसंतान है, ठीक है। हाँ, आपको बता दें, ये निसंतान है। और इन्हीं का जो बेटा है वो है शौकत जंग, ठीक है। अब हम आपको ये मैटर बता देते हैं कि अमीना की जो शादी हुई थी ये पटना में हुई थी, ठीक। और इन्हीं का बेटा है सिराजुद्दौला, सिराज उद्दौला, ठीक। अब एक चीज देखिए कि अलवर्दी ने अपनी वसीयत में अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो उसने अपना उत्तराधिकारी सिराज उद्दौला को घोषित किया। तो ऐसी स्थितियों में इन दोनों में इसके प्रति क्या होगा? एक संघर्ष की बातें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, आप जान गए कि अगला जो नवाब आ रहा है वो कौन है? सिराजुद्दौला आ रहा है। तो आइए हम जानते हैं कौन है सिराजुद्दौला, ठीक। तो नवाब सिराजुद्दौला को हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज आप ये जानिएगा, ये देखिए, नवाब सिराज उद्दौला, ठीक।
अब इनका जो हम टाइम लिख लेते हैं वो टाइम क्या होगा, 1756 से 1757 के लिए बहुत छोटा सा समय है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये सिराज उद्दौला अलवर्दी के नाती मतलब बेटी के बेटे हैं। अब इनके सामने नवाब सिराजुद्दौला के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, पहले तो ये अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला किस वंश का शासक है, तो यह नजाफी वंश का शासक है। ठीक, अब हम यहां जानते हैं सिराजुद्दौला के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, घसीटी है, घसीटी बेगम है, या घसीटी बेगम जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया था मेहरनिशा। और इनकी जो दूसरी जो समस्या है वो है शौकत जंग। शौकत जंग भी इनका मौसेरा भाई है। अब देखिए, ये जो घसीटी बेगम है, यह एक लड़का है कृष्णाजी वल्लभ, ठीक है, तो वो इसको अपना एडॉप्टेड सन मान रही है। और ये जो शौकत जंग है, ये क्या चाह रहा है, ये भी सिराजुद्दौला को सत्ता के लिए चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो इसका समाधान क्या होगा, सबसे पहले समाधान, ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या किया, शौकत जंग को, ठीक है, मनिहारी के वार में, किस वार में, मनिहारी के वार में यह हरा देता है और हराने के बाद इनकी हत्या कर देता है। अब घसीटी बेगम के ये जो दत्तक पुत्र हैं सो कॉल्ड, ठीक है, राजबल्लभ के बेटे हैं, ये जो कृष्णा जी हैं, ठीक है, राजबल्लभ कौन है, इनका कोई चहेता है घसीटी बेगम का। तो ये जो कृष्णा जी वल्लभ है, इस कृष्णा जी वल्लभ को अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम में संरक्षण दे रखा है। ठीक, ठीक है, देखिए बस झगड़े की शुरुआत यहीं से होगी। क्या शुरुआत हो रही है यहां पर कि देखिए, जो ये फोर्ट विलियम में कृष्णा जी वल्लभ रह रहा है, तो सिराज उद्दौला मांग कर रहे हैं कि आप इनको सौंपिए, आप इनको सौंपिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि से फोर्ट विलियम से, मतलब अंग्रेजों से कहा कि आप कृष्णा जी वल्लभ को हमें सौंप दीजिए। और तीसरी बात ये उन्होंने कहा, तीसरी उनकी जो समस्या है कि अंग्रेज फोर्ट विलियम की और फ्रांस, ठीक है, चंद्रनगर की क्या कर रहे हैं, ये किलेबंदी कर रहे हैं, मतलब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिराज उद्दौला ने क्या किया, किसको बुलाया, अंग्रेजों को बुलाया, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं कहां, नवाब सिराज उद्दौला के पास, मतलब कहां, मुर्शिदाबाद। और ये चंद्रनगर भी, अर्थात जो फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी पहुंचता है। तो सिराज उद्दौला ने किससे कहा, अंग्रेजों से कहा, क्या कहा कि आप ये किलेबंदी बंद करिए, इनसे भी कहा कि आप अपनी किलेबंदी बंद करिए। ठीक है, लेकिन चंद्रनगर की जो प्रतिनिधि हैं, फ्रांसीसी प्रतिनिधि हैं, वह इस बात को मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। ठीक, बार बार कहने के बावजूद भी अंग्रेज युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में 15 जून 1756 को, कौन सा डेट है, 15 जून 1756, ठीक है, तो 15 जून 1756 को इन्होंने किसने, नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। ठीक, ये आक्रमण कर दिया फोर्ट विलियम पर। अब इसका क्या प्रभाव आएगा, ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर है आपको। तो जब ये फोर्ट विलियम पर आक्रमण करेंगे, तो ऐसी स्थितियों में 20 जून को, ठीक है, फोर्ट विलियम का गवर्नर जो है, ठीक है, वो कौन है, तो फोर्ट विलियम का जो गवर्नर है ड्रेक, रोजर ड्रेक। तो रोजर ड्रेक ये भाग करके मद्रास पहुंचता है, और शेष लोग, फोर्ट विलियम के जो अन्य लोग थे, ये भाग करके कहां चले गए थे, फुल्टा द्वीप चले गए थे। ठीक ना, लेकिन 146 लोग ऐसे हैं जो नहीं भाग सके थे। ठीक है, तो इन्हीं 146 लोगों को, ठीक है, एक कमरे में बंद कर दिया गया था। ठीक है, 18 फुट और 14 फुट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया था। 21 जून को जब इसे खोला गया, तो इसमें से 123 लोग
मर चुके थे, 23 ही जिंदा थे। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? इसी घटना को कहा जाता है कालकोठरी की घटना, ठीक है ना। और इस पूरी कहानी का रचयिता कौन है, मतलब ये इसको कौन बता रहा है? तो आप कहेंगे इन्हीं 23 लोगों में एक बंदा है हालवेल, ठीक है। तो यही हालवेल इस पूरी घटना का, ठीक है, रचयिता है, ठीक ना। अब आप याद रखिएगा, ये जो कालकोठरी की घटना हो रही है, यह सत्य है या असत्य है? ठीक है, यह विवाद का विषय है, ठीक है। क्यों विवाद का विषय है? क्योंकि देखिए, जो नवाब सिराजुद्दौला हैं, इनका इतिहासकार था। कौन था इतिहासकार? तो आप कह देंगे सर वो गुलाम हुसैन थे। गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन ने एक किताब लिखी है सियारुल मुतखैरिन। कौन सी किताब है? सियारुल मुतखैरिन। और इस पूरी किताब में उन्होंने कहीं पर भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। अब कालकोठरी की घटना का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कालकोठरी की घटना का प्रभाव। ठीक, तो चलिए, कालकोठरी की घटना का क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, कालकोठरी की घटना का प्रभाव। तो कालकोठरी की घटना का सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि जब रोजर ड्रेक कहां पहुंच रहा है, रोजर ड्रेक पहुंच रहा है मद्रास में। मद्रास में कौन सा किला है अंग्रेजों का? फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज, ठीक। तो फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज में कौन रहता है? ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज में एक बंदा है, वो बंदा है क्लाइव और एडमिरल वॉटसन। फिर से देखिए, ठीक। तो अब सवाल यहां पर है कि हम लोग देखते हैं कि ऐसी स्थिति में कि फोर्ट जो सेंट डेविड जॉर्ज है मद्रास का, इस किले में दो लोग रह रहे हैं। कौन दो लोग रह रहे हैं? एक और दो, ठीक। तो ये एक और दो कौन लोग हैं? एक तो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जिनके बारे में आप जान चुके थे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसे प्रधानमंत्री पिट्स ने ही कह दिया था कि हेवन बोर्न कमांडर इन चीफ हैं, ये स्वर्ग में जन्मे हुए सेनापति हैं। और दूसरे हैं एडमिरल वॉटसन, ठीक है, एडमिरल वॉटसन, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ये कहां आ रहे हैं? कलकत्ता आ रहे हैं, ठीक है, कलकत्ता आ रहे हैं। यहां एक चीज आप याद रखिएगा, ये दोनों कलकत्ता आए हैं, ठीक। यहां आपको याद रखना है कि जैसे ही कालकोठरी की घटना हुई थी, ठीक है, तो वैसे ही, या आप कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम का फतह हुआ, या फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार किया, ठीक है, या कालकोठरी की घटना हुई, वैसे ही उसने सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल करके क्या रख दिया था? अलीनगर कर दिया था। एक काम तो उन्होंने ये किया था, कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया था। किसने? सिराजुद्दौला ने, ठीक है। दूसरा कार्य क्या किया था कि मानिक चंद्र को, ठीक है, मानिक चंद्र को, ठीक है, केयरटेकर बना करके, किसका केयरटेकर बना करके? फोर्ट विलियम या अलीनगर का केयरटेकर बना करके ये वापस चला गया था। कहां? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में वापस चला गया था। तो अब आप याद रखिएगा कि फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज से क्लाइव और एडमिरल वॉटसन, ठीक है, जब ये कलकत्ता पहुंचते हैं तो वो मानिक चंद्र को रिश्वत देकर के अपने पक्ष में कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, जब ये अपने पक्ष में कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि नवाब सिराजुद्दौला ने, सिराज उद्दौला करते क्या है? सिराज उद्दौला 9 फरवरी को, 9 फरवरी 9 फेब को 1757 को,
ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि करते हैं जिसका नाम है अलीनगर की संधि। अब आखिर मजबूरी क्या है, आखिर सिराजुद्दौला ने पुनः क्यों नहीं आक्रमण कर दिया? ठीक है, वो क्यों मजबूर हो रहे हैं अलीनगर की संधि करने के लिए? क्योंकि उनके ऊपर मराठा आक्रमण होने का डर है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उन्हें दो मोर्चों पर फंसना पड़े, इसलिए उन्होंने अलीनगर की संधि कर दिया। ठीक है ना, और अलीनगर संधि के द्वारा, ठीक है, सारे राइट्स को वापस कर दिए गए। किसको? अंग्रेजों को सारे राइट्स वापस कर दिए गए। ठीक है, लेकिन अब जरा देखिए, अब एक षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, अंग्रेज या रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सिराजुद्दौला किसी मजबूरी में फंसे हुए, तो वह इनकी जो मजबूरी है सिराजुद्दौला की, उसका ये फायदा उठा रहे। क्या फायदा उठाएंगे और कैसे फायदा उठाएंगे? तो देखिए, फायदा ये उठाएंगे कि वह यहाँ के जो अधिकारी हैं, मतलब सिराजुद्दौला के जितने भी अधिकारी हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? इस षड्यंत्र का लक्ष्य क्या है? ठीक है, आप कहेंगे बंगाल की नवाबियत को या बंगाल की नवाबी को, ठीक है, एक ऐसे आदमी के हाथ में देना जो अंग्रेजों के हाथ की पपेट हो या कठपुतली हो। ठीक है, षड्यंत्र क्या किया गया? एक नवाब बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, एक नया नवाब बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसमें जो नवाब आए वह अंग्रेजों के हाथ में खेलने के लिए विवश हो जाए, एक पपेट बन जाए। ठीक है, तो इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, पहले तो आप ये देखिए। देखिए, इसमें पूरे षड्यंत्र की जो पटकथा लिखा है, ठीक है, वो है अमीन चंद। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि यह अमीन चंद कौन है। तो देखिए, अमीन चंद्र एक सिख है। कौन है? ये सिख है। ठीक, और क्या है? एक व्यापारी है। ठीक है, यही पूरी षड्यंत्र की जो पटकथा है उसी का लेखक है ये, मतलब वही सारे षड्यंत्र को बनाता है। दूसरा जो बंदा है वो जगत सेठ है, जगत सेठ है। ठीक है, और ये जो जगत सेठ है यह मूलतः एक मारवाड़ी, क्या है ये? एक मारवाड़ी है, ये भी एक मारवाड़ी या व्यापारी है, और ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर है, ये रिचेस्ट बैंकर है। ठीक है, इसको ये जो उपाधि दी गई, ठीक है, यह जगत सेठ की जो उपाधि दी गई है, यह किसने दिया था? रंगीला ने दिया था, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने दिया था। इसके अतिरिक्त इस षड्यंत्र में कुछ और हिस्सेदार हैं, वो है यार लतीफ। ये जो यार लतीफ है, ये कौन है? ये यार लतीफ उनके रेवेन्यू ऑफिसर है, सॉरी, यार लतीफ जो है ये सैन्य अधिकारी है। ठीक है, कोई सैन्य अधिकारी है, और एक और बंदा है और वो है दुर्लभ राय। ठीक है, ये जो दुर्लभ राय है, ये दुर्लभ राय क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर है। ठीक है, क्लियर? तो अब इन लोगों ने क्या तय किया है? तो उसके लिए इन लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग सभी लोग मिल करके, ठीक है, मीर जाफर को, कौन है ये मीर जाफर? मीर जाफर को क्या बनाना चाहते हैं ये मीर जाफर को बादशाह, अरे सॉरी, नवाब बनाना चाहते हैं। ठीक, अब ये सवाल उठता है कि ये मीर जाफर वर्तमान में उस समय क्या था? तो यह सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक, और अब इसको ये क्या बनाना चाहते हैं? नवाब बनाना चाहते हैं। ठीक, तो अब देखिए, जब इसको ये नवाब बनाना चाहेंगे तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि सिराजुद्दौला को हटाया जाए। जब तक आप सिराजुद्दौला को हटाते नहीं हैं तब तक आप मीर जाफर को नवाब नहीं बना सकते। तो अब इस सिराजुद्दौला को कैसे हटाया जाए? ठीक है ना, तो सिराजुद्दौला को हटाने का एक तरीका है, क्या? कि एक युद्ध लॉन्च कर दिया जाए। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 23 मार्च 1757 को। 23 मार्च 1757 को, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने, ठीक है, फ्रांस की जो कोठी है या मुख्यालय है, वो क्या है? फ्रांस का मुख्यालय चंद्र नगर में है। इसी चंद्र नगर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि अब फ्रांस किधर जाएगा? फ्रांस अब जाएगा नवाब सिराजुद्दौला के पास। ठीक, तो जब ये नवाब सिराज के पास जाएगा
तो इनसे बताएगा कि सर हेल्प मी, आपने ही कहा था कि आप युद्ध की तैयारी नहीं करो, आप एक व्यापारी हो, व्यापार करो, ठीक है, आप ये किलेबंदी जो अपनी कोठी की कर रहे हो इसे आप हटा दो, ठीक है। तो फ्रांस ने तो मान लिया था। अब सिराज उद दौला की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो फ्रांस की सिक्योरिटी करें, ठीक। तो आइए देखते हैं ये फ्रांस की सिक्योरिटी करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। यही फ्रांस की सिक्योरिटी करने के नाम पर ये प्लासी का युद्ध लड़ेंगे, ठीक ना। तो अब आइए देखते हैं क्या है प्लासी का युद्ध, ठीक। तो जो प्लासी का युद्ध है, पहली चीज आप याद रखिएगा कि प्लासी कहाँ है और ये युद्ध कब हो रहा है। तो देखते हैं प्लासी का वॉर। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो प्लासी है, प्लासी का युद्ध है, इसमें सबसे पहली चीज तो आप डेट जान लें, 23 जून है। 23 जून कब है? ये 23 जून 1757 है, ठीक। अब आप ये देखिए कि ये प्लासी की लोकेशन क्या है। देखिए प्लासी नादिया जिले में आता है, ठीक ना। प्लासी की लोकेशन है कि प्लासी ये नादिया जिले में आता है, ठीक है ना। और इसी नादिया जिले में भागीरथी नदी है और भागीरथी, ठीक ना। और इसी भागीरथी नदी पर यह प्लासी बसा हुआ है, ठीक है। और इसी प्लासी में आमों के बागीचे में, ठीक है, आमों के बागीचे में, ठीक है ना, 23 जून को 1757 को एक वॉर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें दो सेनाएं होंगी। एक सेना किसकी होगी? एक सेना तो अंग्रेजों की होगी, ठीक है। और दूसरी सेना किसकी है? जाहिर सी बात है कि वह नवाब सिराजुद्दौला की है। तो नवाब जो सिराजुद्दौला है, इनके सेनापति कौन है? विश्वासघाती मीर जाफर ही है, ठीक है। तो ये मीर जाफर करता क्या है? ठीक है, मीर जाफर करता यह है कि अपने ही दो विश्वास पात्र लोगों को, मीर मदान और मोहनलाल, इन दोनों की हत्या करा देता है। और हत्या कराने के बाद, ठीक है, सिराज उद दौला को, ठीक है, ये भेज देता है कहां? मुर्शिदाबाद भेज देता है, ठीक। अब जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला जाएंगे, वैसे ही वह अंग्रेज जो सेनापति हैं रॉबर्ट क्लाइव, इनको युद्ध जीतने की बधाई दे देता है, ठीक है ना। अब जब ये बधाई दे दिया, ठीक ना, तो जब बधाई दे दिया, अंग्रेजों को युद्ध जीतने की बधाई दे दिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए ये कहां आ रहे हैं? मुर्शिदाबाद आ रहे हैं, ठीक। मुर्शिदाबाद में सिराज को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और सिराज को गिरफ्तार कराने के बाद, ठीक है, मीर जाफर के बेटे कौन है? मीर जाफर के बेटे हैं मीरन, ठीक ना। इसी मीरन ने मोहम्मद बेग एक सैन्य अधिकारी है, मोहम्मद बेग के माध्यम से किसकी हत्या करा दे रहा है? सिराजुद्दौला की हत्या करा देता है, ठीक है। और इसी के साथ, ठीक है, ये प्लासी का युद्ध समाप्त होता है और मीर जाफर क्या बन जा रहे हैं? मीर जाफर बन जा रहे हैं बंगाल के नवाब, ठीक है ना। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध नहीं, एक विश्वास था, एक विश्वासघात था, एक व्यापार था जिसमें नवाबियत का क्रय और विक्रय किया गया था, ठीक है। और एक चीज आप याद रखिएगा, और बड़ी बात, कि प्लासी के युद्ध के साथ ही भारत में एक युग का अंत हो रहा है। वो कौन सा युग है? तो आप कहेंगे धर्मतंत्र का अंत हो रहा है। कौन कह रहा है ये? प्रोफेसर जदुनाथ सरकार कह रहे हैं, और आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं। कौन? जदुनाथ सरकार। तो जदुनाथ सरकार के अनुसार जो आधुनिक युग शुरू हो रहा है, वो विश्वासघात की कोख से शुरू हो रहा है। लेकिन फिर भी जदुनाथ सरकार को इस बात की खुशी है, वो कहते हैं कि चलो, ठीक है, षड्यंत्र से ही सही, धर्मतंत्र का तो अंत हुआ, और धर्मतंत्र का अंत हुआ और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का भारत में उदय हुआ, ठीक है। अब हम आपको अगला जो पोर्शन बताएंगे, ठीक है, वह बताएंगे मीर जाफर, और मीर जाफर का ये मैटर अगले वीडियो में मिलेगा। आप सभी को स्टडी सर्कल की हमारी कामनाएं, आप इसे पढ़ें, फायदा उठाएं,
और इसे शेयर भी करें। ठीक है, ओके।